हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे CAPF AC 2024 का पेपर जो कि हमारे लिए CSE प्रीलिम्स 2024 के बाद कंडक्ट हुआ था। इस पेपर में हम एनालिसिस करेंगे प्लस साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चंस की डिटेल्स भी जानते जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। और इस वीडियो से डेफिनेटली 2025 प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। आप देख लेना, उसके बाद फिर कमेंट करना, ठीक है। एनालिसिस करेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ देखेंगे डिटेल में। और अभी ये पहला पार्ट है, इसके मैं 3 से 4 पार्ट में निकालूंगा क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चंस हैं और सबका डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तो 2 क्वेश्चन कंप्यूटर पे हैं जो कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम थर्ड क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन से अगर हम देखें तो लिखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। तो लार्जेस्ट एनर्जी जो भी रेज की होती है उसका ऑर्डर है गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर उससे कम होती है यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर हमारी माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 4 ऑप्शन में से एक्सरे की होती है, तो एक्सरे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर गामा रे दिया होता तो गामा रे आंसर होता। तो आपको एनर्जी के टर्म्स में याद करना है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन यूवी, देन एक्स और गामा की सबसे कम जो हमारी वेवलेंथ होती है। इसीलिए रेडियो वेव्स को हम रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ इन सन अर्थ सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन द लैग्रेंज पॉइंट L2 एंड L3 इज अबाउट। तो ये जो डिस्टेंस है वो अराउंड 32 करोड़ किलोमीटर्स का है, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है वो 15 करोड़ किलोमीटर्स की है अराउंड अप्रॉक्सीमेट, और उसके डबल हो गया 30, तो ये पूरा डायमीटर हो गया। और L2 एंड L3 जस्ट अपोजिट साइड है, तो ये 32 प्लस समथिंग हो गया, तो ये 32 करोड़ किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब लैग्रेंजिस पॉइंट क्या होते हैं? वो लैग्रेंजिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जब 2 बॉडीज़ हैं जिनके ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो उनके बीच में लाई करता है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स जितना उसे चाहिए है ऑर्बिट करने के लिए किसी भी एक बॉडी को, उसके बराबर हो जाता है। जैसे मान लो एक सर्टेन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए पड़ता है किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी के अराउंड घूमने के लिए, साथ में ही सर्टेन एक रिपल्सिव फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चाहिए होता है। तो ग्रेविटेशनल पुल कुछ इस तरीके से काम करता है 2 बॉडी का कि कुछ एक ऐसे पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, एक ऐसी ऑर्बिट क्रिएट हो जाती है उसके अराउंड जहाँ पे कोई भी बॉडी का एक सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाता है किसी एक बॉडी को ऑर्बिट करने के लिए। मतलब उस बॉडी के अराउंड घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाता है ग्रेविटेशनल पुल के। तो वो बॉडी है वो उस एक पॉइंट की जो ऑर्बिट है उसमें घूमती है, तो वो लैग्रेंजिस पॉइंट कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई होगी। जैसे कि 2 बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सन और अर्थ है। अब कोई एक ऐसा पॉइंट जो सन और अर्थ के बीच में है यहाँ पे, जहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है, लेकिन अर्थ का थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम कर रहा है किस पे, इस बॉडी पे। तो जब जब भी इतना भी पुल लग रहा है इसके अराउंड ये बॉडी घूम रही है, तो लैग्रेंजिस पॉइंट भी कुछ क्रिएट हो जाते हैं जिस ऑर्बिट में वो बॉडी घूमेगी। वो एक ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जहाँ पे दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस इतना लग रहा है जितने में अर्थ है ना, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जस्ट निगेट करते हुए। तो ये कुछ आपको अगर समझ में आया होगा थोड़ा, तो इस तरीके के कंसेप्ट हैं। अब टोटल लैग्रेंजिस पॉइंट होते कितने हैं, ये प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल लैग्रेंजिस पॉइंट 5 है, जिसमें L1, L2 एंड L3 जो कि अनस्टेबल पॉइंट हैं और L4 और N5 स्टेबल हैं। L1 पॉइंट में जो भी हम स्टडी के लिए सोलर फ्लेयर्स जो निकलती हैं, जो कि सोलर फ्लेयर 2022 का PYQ भी है यूपीएससी में, तो उस पर क्वेश्चन है। तो इसकी स्टडी के लिए L1 लैग्रेंजिस पॉइंट से स्टडी की जाती है, और ये लाई कहाँ करता है, ये अर्थ और सन के बीच में लाई करता है L1 पॉइंट, ठीक है। L2 पॉइंट अर्थ के बियॉन्ड लाई करता है, और यहाँ पर हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारा
यहाँ पे फार एंड ऑफ द अर्थ पे स्टडी करने के लिए। फिर और अदर जो हमारी स्टडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकल, जितनी भी हमारी स्टडी है एस्ट्रोनॉमी की, अब जो भी हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करनी है उसके लिए हमारा यूज़ होता है। और L3 लैग्रेंजेस पॉइंट है वो सन के भी बिहाइंड प्रेजेंट है, तो जो फार एंड ऑफ द सन है उसकी जो स्टडी करने के लिए है ना, उसके लिए हम L3 लैग्रेंजेस पॉइंट है, तो इन दोनों की दूरी सन और अर्थ की दूरी का जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर है उससे ज़्यादा की हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अ, हमारी अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है। तो अगर हमें स्टडी, फिर अगर कई जगह पे ना इस क्वेश्चन में आंसर 16 करोड़ किलोमीटर दिया है, विच विज ऑल्सो बी द केस, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ किलोमीटर के अराउंड करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं कि सन अर्थ सिस्टम में डिस्टेंस लैग्रेंजेस पॉइंट का पूछा जा रहा है, जो कि रेडियल डिस्टेंस से अगर वो काउंट करेंगे तो 16 करोड़ किलोमीटर इसका अप्रोक्सीमेट आंसर। अब ये यूपीएससी पे डिपेंड करता है वो किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है, वो एज अ होल बात कर रहा है या दोनों के डिस्टेंस के बीच की बात कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि आंसर 16 करोड़ किलोमीटर हो सकता है। ऑल्दो 30 करोड़ किलोमीटर इज़ दी करेक्ट वैल्यू। तो यूपीएससी थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा क्या आंसर देती है। लेकिन अब मैंने आपको जो इतना लैग्रेंजेस पॉइंट वगैरह के रिलेटेड सारी बातें बता दी, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि लैग्रेंजेस पॉइंट है क्या। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पे आपने एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपसे 2024 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने ज्योग्राफी देखा होगा कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है वो ज़्यादा होती है जो सन की सोलर रेडिएशन इनकमिंग रेडिएशन होती है उससे। तो होता क्या है कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो शॉर्ट वेव यानी यूवी के फॉर्म में आ रही है, और अर्थ के सरफेस पर टकरा के वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाती है, जिसको CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसें ट्रैप कर लेती हैं। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यही तो होता है ना। अब देखो, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर देर इज नो रेडिएशन कैन पास इन टू इट और पास बैक थ्रू इट। जब रेडिएशन पास ही नहीं होगी तो ट्रैप कहाँ होगी। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इट एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास। तो जो इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशन है, इंफ्रारेड है, वो हीट करती है। जब वो हीट करेगी तभी तो गर्म होगा, तो ये गलत है। थर्ड देखो, it can take place inside a glass chamber where short wave infrared radiation can pass through it and long wave infrared radiation cannot pass through it। तो यही तो हमारे अर्थ में होता है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस पर टकरा के लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक होती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको एंट्रैप कर लेती हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट दी वार्म एनवायरमेंट, दी वार्मथ टू द अर्थ। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और यही 2024 के प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा गया। तो इसीलिए इस जो पेपर है इससे अराउंड आपके एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस 2025 के प्रीलिम्स में भी रिपीट होने वाले हैं, और कैसे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन से भी बहुत रिलेवेंट पेपर है। ठीक है, मैं आपको भी पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट PM1 पार्टिकल इन एयर। ठीक है, अब PM1 पार्टिकल का मतलब क्या हुआ। तो पहला देखो, सबसे पहले जान लो पर्टिकुलेट मैटर। ये बहुत ही स्मॉल मैटर्स होते हैं और इनकी कुछ सर्टेन माइक्रोन्स में साइज़ है। तो जो 1 डिनोट कर रहा है वो माइक्रोन्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन से कम अगर इनका डायमीटर है तो वो हमारे PM1 पार्टिकल हैं। फिर बोल रहा है दीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द डायमीटर मोर देन 10 माइक्रोन। तो मोर देन 10 माइक्रोन नहीं है, 1 माइक्रोन से कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोला जा रहा है कि दीज आर द पार्टिकल्स दैट आर फिल्टर्ड बाय नोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं, ये फिल्टर नहीं हो सकते, नोज की रेस्पिरेशन थे। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन। यही तो बोल रहा है PM1 पार्टिकल, 1 मतलब लेस देन 1 माइक्रोन। पिकोमीटर 1 है ना, पर्टिकुलर मैटर 1, तो 1 माइक्रोन। दीज आर coarse particles that penetrate directly through the lung into bloodstream. These are not a coarse particles. Coarse particle are greater than 10 micron. उनको बोलेंगे coarse। तो वो तो है ही नहीं, ये तो 1 PM है पार्टिकल, तो ये सुपर फाइन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट गलत हैं, थर्ड हमारा सही है।
अब देखते हैं क्या क्या है। पहली बात तो पर्टिकुलर मैटर सॉलिड प्लस लिक्विड से बने होते हैं। अब जो पर्टिकुलर मैटर 1 है, ये बहुत ही सुपर फाइन है, तो ये लंग्स के थ्रू भी पास होता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है सीधा, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो दीज आर दिस, अगर मैं सुपर फाइन पार्टिकल कर दूँ दैट पेनेट्रेट डायरेक्टली थ्रू द लंग्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो ये सही हो जाता है, ये बात सही है, ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है। PM 2.5 मतलब इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से छोटा है, यानी कि ये जो है वो हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है और हमें लंग्स की डिसीज़ करता है। और PM10 जो पर्टिकुलर मैटर है, ये हमारा जो एयर पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 को भी पॉल्यूशन जब हम जो मेज़र करते हैं AQI उसमें काउंट करता है। तो पर्टिकुलर मैटर 10 है, इसका साइज लेस देन 10 माइक्रोन है, ठीक है। ये पेनिट्रेट कर जाता है बॉडी के अंदर, पर ये लंग्स में मतलब उस तरीके से पेनिट्रेट नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना। सो मतलब अब भले ही, लेकिन इसका साइज़ आप ऐसे मेजर करो कि हमारा हेयर है उसकी थिकनेस 50 to 70 माइक्रोन है, और हम PM10 ये सब 10 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, तो ये कितने छोटे पार्टिकल हैं, कितने फाइन पार्टिकल हैं, ये देखो आप। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट जानना है ना, 100 टाइम स्मॉलर देन मिलीमीटर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसी पे क्वेश्चन आया था, 2022 का क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 24 आवर मीन 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम या माइक्रोन ग्राम मीटर क्यूब, एंड एनुअल मीन ऑफ PM5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब। तो 25 और एनुअल, ठीक है, ये बोला जा रहा है हमारा। फिर इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, ठीक है, ये बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि द PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अभी हमने बताया था कि PM10 एंटर नहीं कर सकता है, PM1 पार्टिकल एंटर कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा हटाया। अब हमें देखना है 1 and 2 करेक्ट है या 1 and 4 करेक्ट है। एक्सेसिव ओजोन एंड एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। अब ओजोन, जब जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन है वो हार्मफुल होती है, तो इट कैन ट्रिगर अस्थमा, ये बहुत ही जेनरिक, एक्सेसिव बोल रहा है, बहुत ज़्यादा ओजोन हो जाए तो ये डेफिनेटली हार्मफुल होती है। तो 1 and 4 इज़ अ करेक्ट आंसर हमारा, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड है, इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल ओजोन अकर ड्यूरिंग द इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट वेदर में हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन नहीं होगा, जो अच्छे वेदर है उसमें कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आपको देखो 24 आवर में इतनी ज़रूर हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म में PM2.5 शुड बी कम, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब PM2.5 भी कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर तो करी जाएगी, और PM2.5 भी ब्लड स्ट्रीम में जा सकती है, बट बहुत रेयर चांस है, लेकिन PM1 डेफिनेटली लंग स्ट्रीम में जाता है। तो हमारा कितने एक नॉलेज से PYQ भी सॉल्व हो गया, ये 2022 में ही पूछा गया था, तो बहुत पुराना कोई PYQ मैंने नहीं लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, रेडिएशन EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करके होता है, जैसे कि सन की रेस से जो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसको किसी भी प्रकार का मीडियम की कोई नीड नहीं है, और ये ट्रेवल थ्रू वैक्यूम भी इजीली कर जाता है। कंडक्शन क्या होता है, जब दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं और उनमें हीट का ट्रांसफर होता है तो कंडक्शन होता है। कोलिजन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंडक्शन, कोलिजन में भी कंडक्शन ही हो रहा है। और कन्वेक्शन क्या होता है, जब फ्लूइड से की लेयर्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है, फ्लूइड और गैसेस की लेयर में नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र होता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जब एयर हीट होती है नीचे, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर जाती है। सिमिलरली मैग्मा का कन्वेक्शन सेल्स बनती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में भी कन्वेक्शन सेल्स बनती हैं, नीचे से हीट ऊपर को ट्रांसफ़र होती है। इसी पे क्वेश्चन 2024 में एक आया था कि इन ट्रोपोस्फेयर द हीट इज ट्रांसफर टू दी हाई ग्रेटर हाइट्स विच फॉर्म दी एट दी 16 to 18 किलोमीटर की रेंज में, वेयर एट दी पोल्स इट इज़ नॉट दैट मच हाइट। तो ये क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में रिपीट हुआ, ये कंसेप्ट यही वाला है। Which one of the following statement about the solstice, an event that occurs when a sun appears
टू रीच मोस्ट नॉर्थली एंड साउथली। तो ये बोल रहा है सॉल्स्टिस के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, विंटर सॉल्स्टिस टेक प्लेस ऑन जून 21 इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर में एक ही टाइम सॉल्स्टिस तो होता नहीं है इन बोथ 21 दिसंबर। तो ये दोनों स्टेटमेंट वैसे भी गलत हैं। समर सॉल्स्टिस अकर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 21 जून एंड डिसम्बर 21 इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समर सॉल्स्टिस इन नॉर्थ हेमिस्फीयर दिसंबर 21। दिसंबर में ठंड पड़ती है तो समर सॉल्स्टिस हो ही नहीं सकता। सो ये क्वेश्चन गलत है। बाकी हमारे पास दो सॉल्स्टिस हैं और इक्विनॉक्स होते हैं। जब हमारा बर्नल इक्विनॉक्स है, बर्नल इक्विनॉक्स है वो 21 मार्च को पड़ता है, और जो ऑटमनल इक्विनॉक्स है वो हमारा सितंबर 22 को पड़ता है। ठीक है। सॉल्स्टिस में क्या होता है, जब हमारी जो सन की रेज है वो परपेंडिकुलर गिरती है। अगर समर सॉल्स्टिस है हमारे यहाँ तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर गिरेगी। अगर विंटर सॉल्स्टिस है साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा 21 दिसंबर को, तो वहाँ पे जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर सन की रेज 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिरेंगी। और इक्विनॉक्स में दोनों इक्वेटर्स पे, मतलब दोनों टाइम इक्वेटर्स पे परपेंडिकुलर रेज फॉल करती हैं तो हीट ज़्यादा हो जाती है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर में इंडक्शन प्रोसेस होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो ट्रांसफार्मर में हीट भी जनरेट होती है और इंडक्शन होता है। इंडक्शन कुकर में तो इंडक्शन होता ही है। गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक अप्रेंटिस विच यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइन इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेना देना है नहीं। नाउ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैटर इज नॉट करेक्ट। बोला जा रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस। ये तो बनी बात है, हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था आपका मिनिमम टेम्परेचर, है ना, मिनिमम। देखो किसी भी चीज़ का कोई मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट होने लगे भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ केल्विन हम यूज़ कर सकते हैं, वो तो फिर कुछ भी मेल्ट हो जाएगा। तो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें मेल्ट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यही गलत था, तो नॉट करेक्ट है। थर्ड है पार्टिकल ऑफ द स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टीम में लेटेंट हीट भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा देन वाटर एट 100 डिग्री सी। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू सॉलिड डायरेक्टली। इसका अपोजिट क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन होता है। अच्छा, लिक्विड का सॉलिड में बनना, इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ अब हमने ये जो सॉल्स्टिस वाला क्वेश्चन 9th वाला देखा था, क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड है? बिल्कुल रिपीटेड है। लो 2024 का हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ऑन जून 21 every year which of the following latitude experience sunlight of more than 12 आवर। अब आप खुद बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो हो नहीं सकता, थर्ड तो हटा ही दोगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो है ही है, यानी दो तो ऑप्शन में है ही है, 2 और 4 या 2, या आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिक, आर्कटिक इज आर अपर हाफ, एंटार्क्टिक इज आर लोअर हाफ, और हमारी हीट, हमारा जो टिल्ट है वो इसी तरफ है, कैंसर हमारी इस तरफ है, तो आर्कटिक सर्कल पे गिरती है। तो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी यूपीएससी 2 out of 4 जनरली करेक्ट रखने की टेंडेंसी रखता है स्टेटमेंट्स में। नाउ ये हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोबाल्ट 60 ज़्यादातर यूज़ होता है, पर आयोडीन 131 भी होता है, तो इसके दोनों आंसर सही हैं। बाकी यूरेनियम का कोई भी अभी तक तो नहीं करते, और फ्लोरीन के भी किसी भी आइसोटोप का यूज़ नहीं करते। बाकी अदर आइसोटोप है रेडियम, येट्रियम, ल्यूटेटियम, सेमेरियम, इनका भी यूज़ हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। आयोडीन का जो हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं थायराइड जो हमारा कैंसर है उसके लिए करते हैं, थायराइड ग्लैंड के कैंसर के लिए, तो ये भी आंसर सही है। कोबाल्ट 60 का भी करते हैं। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर डिजॉल्विंग आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज़ हाई डायपोल मूवमेंट। और ये क्वेश्चन 2023 प्रीलिम्स, ये क्वेश्चन 2023 प्रीलिम्स में एज इट इज़ आ रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कि वाटर, यही क्वेश्चन है, और कि वाटर गुड सॉल्वेंट क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ आयनिक हाई डायपोल मूवमेंट।
ये 2023 में है, मैंने इसकी फ़ोटो नहीं लगाई है, मैं फ़ोटो लगा के भी आपको ग्रुप में दिखा दूंगा, इसकी PDF के साथ में ग्रुप में डाल दूंगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, थाइन है ना, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। तो इसमें सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, एल्यूमिना और क्यूलेट्स यूज होते हैं। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो, कंबसन ऑफ कार्बन हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। मिक्सिंग ऑफ एसिड और एल्कली हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट रिलीज होती है। आप अपने हाथ को मुंह के आगे रख के और अपनी सांस को रिलीज करोगे तो उसमें हीट रिलीज होती है, गर्म फील होता है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि उसमें सन की हीट चाहिए होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास। तो देखो, सीरियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं हम क्रू ग्लास बनाने के लिए, जो कि अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ हम एस ग्लास, ई ग्लास के लिए करते हैं। टंगस्टन ऑक्साइड का यूज़ हम करते हैं रेडिएशन सील्डिंग ग्लास के लिए। और मोलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज़ हम क्वार्ट्स और अदर टाइप के ग्लासेस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका आइडिया होना जरूरी है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो नेचुरल पिगमेंट चॉक है, सिंथेटिक पिगमेंट हमारा रेड लेड होता है, रिएक्टिव पिगमेंट हमारा वाइट लेड होता है, और इनर्ट पिगमेंट हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। अब टाइटेनियम डाइऑक्साइड कुछ पूछा पूछा लग रहा है, जी हाँ पूछा पूछा है, तो ज़रा देख लेते हैं। तो ये देखो, इलेमेनाइट एंड रूटाइल अबंडेंट इन अ कोस्टल एरिया, जो कि हमारा CSE 2023 में पूछा गया था। रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइटेनियम। तो ये भी TiO2 यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड से के ही फॉर्म में होते हैं, इलेमेनाइट रूटेलाइट। तो ये हमारे जो ओर्स टाइप हैं हमारे, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से आपसे मिल जाता है, रूटाइल और इलेमेनाइट, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो PYQ से क्वेश्चंस डू गेट रिपीट, कंसेप्ट डू गेट रिपीट। ठीक है, नाव पूछा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट में, बोरॉन में एक होता है, नाइट्रोजन की +3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, -3 कह सकते हो, -2 कह सकते हो, नियॉन की 0 होती है क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है। तो ये आसान क्वेश्चन है। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि UPSC हमेशा करता आ रहा है। विच वन अमंग द following biotechnology is applied to manufacture pharmaceutical products such as insulin, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। तो किस टाइप की बायोटेक का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हमें रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब सिर्फ क्या हमें रेड बायोटेक्नोलॉजी जानना है? नहीं, क्योंकि अभी ये UPSC 2025 का एक हॉट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बायोटेक से वैसे भी UPSC बहुत पूछता है और ये मेंस में भी आप कोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेंस में भी हमारा GS3 का सिलेबस में बायोटेक मैंशनड है। तो 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस है। तो वाइट बायोटेक क्या है, जिसमें हम केमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री में बायोटेक का यूज़ करते हैं। ग्रीन बायोटेक जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया और इन सब का यूज़ करके नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं बायोटेक के थ्रू। ब्लू बायोटेक ओशन रिलेटेड, वाटर रिलेटेड जितनी भी है, तो पूछ सकता है ब्लू बायोटेक किससे रिलेटेड है, क्योंकि ब्लू वाटर तो पूछ ही चुका है, ब्लूज ब्लैक सबसे ज़्यादा प्यार है। फिर देखो, एक होता है हमारे पास गोल्डन बायोटेक, वो की बायो इन्फॉर्मेटिक के काम आती है। वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें पेटेंट और लॉस रिलेटेड है, तो पूछ सकता है विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू पेटेंट एंड लॉस। इट इज़ वॉयलेट टाइप ऑफ बायोटेक। डार्क बायोटेक है जहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ होता है, मतलब जो बैक्टीरिया और वायरस लैब में सिंथेसाइज करे जा रहे हैं, जिनका यूज़ करके दूसरे नेशंस को बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स में हराया जा सकता है, तो उसको डार्क बायोटेक कहते हैं। तो लिख देगा डार्क बायोटेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। अब एक टर्म है यहाँ पे, वो है हमारा ग्रे बायोटेक। ग्रे बायोटेक का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ग्रे बायोटेक का पार्ट है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन क्या UPSC ने कहीं पूछा है? तो जी हाँ, 2017 का क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट आर एडवांटेज ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक।
तो इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन अ नेचर, definitely true. Any contaminant with a heavy metal such as cadmium and lead can be readily and completely treated by biotechnology bioremediation. तो गलत है ये. Genetic engineer can be used to create a microorganism specifically designed for bioremediation. तो 1 and 3 इसका करेक्ट आंसर था. अब बायोरेमेडिएशन के लिए में जो बात हो रही है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमेडिएशन. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिज़ाइन किए जाते हैं बायोरेमेडिएशन के लिए वो कहाँ पे रखे जाते हैं, तो वो बायोफिल्म्स में रखे जाते हैं, जो कि हमारा 2022 का क्वेश्चन है. तो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म अ मेडिकल इम्प्लीमेंट विद द ह्यूमन टिश्यूज, कैन फॉर्म अ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसिस, कैन एग्जिबिट अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो ये हमारा ऑल 3 है करेक्ट है. तो बायोफिल्म्स हमारी इसके लिए भी यूज़ बायोफिल्म्स यहाँ पे भी फॉर्म हो सकती हैं, नेगेटिवली भी कहीं पे भी नेगेटिव बैक्टीरिया भी अपनी बायोफिल्म्स बना सकते हैं, और जो बायो रेमेडिएशन है उसमें भी हमारी बायोफिल्म्स फॉर्म होती हैं कई सारी. ठीक है, तो बायोफिल्म्स का ही फॉर्म करके जब गंदा पानी आता है तो उस बायोफिल्म के थ्रू फिल्टर होके उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो गंदगी को, जो भी इनऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, जिसको ईजिली ट्रीट करके हम साफ़ कर सकते हैं. क्या बायोफिल्म्स जो हम यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या बायो रेमेडिएशन के लिए वो कहीं यूज़ की जाती है, तो वो किस डिवाइस या किस सिस्टम में यूज़ की जाती है, तो उस सिस्टम का नाम है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स. तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स में बायोफिल्म का यूज़ करके बायो रेमेडिएशन किया जाता है. तो ये हमारा क्वेश्चन CSE 2024 यानी आखिरी साल यही क्वेश्चन पूछा गया था. आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. अब आप देख सकते हो कि कैसे ग्रे बायोटेक से हम बायो रेमेडिएशन में आए, बायो रेमेडिएशन के ऑप्शन से हम बायोफिल्म्स पे आए, और बायोफिल्म्स जो कि बायो रेमेडिएशन में यूज़ होती हैं उस वो जहाँ यूज़ होती हैं वो है हमारा बायो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर. और ये सारा सिस्टम किस लिए यूज़ करते हैं हम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. तो UPSC इस तरीके से हमसे PYQs पूछे जा रहा है और हमें ये सब करने आने चाहिए. ठीक है, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है. फिर इन विच ऑर्गेनिज्म डिड जॉर्ज मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. तो इसको बोलते हैं गार्डन बी में यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये 4 o'clock जो प्लांट होता है ये नेटिव टू अमेरिका है और ये इवनिंग में ब्लूम करता है, इसलिए 4 बजे तो 4 o'clock कहते हैं. नाउ इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल प्रेजेंट होती है. तो गार्ड सेल एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर में प्रेजेंट होती हैं. जाइलम का काम है पता है, वाटर और मिनरल्स का फ्लो के लिए यूज होता है. अब ये देखो पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल क्या है, तो पैलिसेड मीजोफिल है ये मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और यहाँ पर ज़्यादा जो क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रेजेंट होता है. और स्पॉन्जी मीजोफिल क्या है, यही कारण है जो पत्ती हमारी पानी पे तैरती है वो इसी की वजह से तैरती है, और जो हमारा CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना ये स्पॉन्जी मीजोफिल से ही होता है. ठीक है, तो स्पॉन्जी मीजोफिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अब फोटोसिंथेसिस अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये रहा देखो फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन और उसका डिटेल मैकेनिज्म कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो ये पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल में होता है. तो ये हमारी इंपॉर्टेंट साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए. नाउ 24th क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैस इन बायोमास. सबसे ज़्यादा मीथेन होती है 50-60%, 30-40% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर नाइट्रोजन होती है. ठीक है, तो सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पर नेक्स्ट पार्ट अब तभी अपलोड होगा जब इस वीडियो पे एटलीस्ट 200 लाइक्स होंगे, बिकॉज क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए. मैं आप लोगों के लिए इतना कंटेंट इतना ज़्यादा एनालिसिस लेके आता हूँ क्योंकि थोड़ा चैनल को भी प्रमोट करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरी हॉबी है. मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, तो एटलीस्ट इतने सब्सक्राइबर्स तो हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और जो चैनल देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें. मैं ऐसे ही इस पूरे पेपर का एनालिसिस करूंगा और इस पेपर से आपने देख के समझ में आ गया होगा कि कितना रिलेवेंट पेपर है. इससे एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली हमें 2025 के प्लेन्स में देखने मिलेंगे. लास्ट ईयर भी मैंने अपनी वीडियोस में बोला था, वो इसी चैनल पर पढ़ी हैं, आप चेक कर लेना, और वो क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में. ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें हम आगे के 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे. फिर इसी तरह सारे पार्ट लाएंगे, बट उसके लिए पहले 200 लाइक चाहिए तभी नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा. थैंक यू.